Subscribe Commerce with MJ YouTube channel and press the bell icon to get an instant notification whenever I post a new video. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? प्रीवियस वीडियो में हमने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट चैप्टर को शुरू किया था, जिसमें हमने मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स के बारे में सीखा था, उसके फीचर्स और इंपॉर्टेंस को भी जाना था, और हमने लास्ट में ये भी डिस्कस किया था कि हेनरी फ्योल कौन थे। आइए आज डिस्कस करते हैं हेनरी फ्योल के द्वारा दिए गए 14 मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रिंसिपल्स जो हेनरी फ्योल ने दिया था वो है डिवीजन ऑफ वर्क। देखिए, डिवीजन ऑफ वर्क मतलब क्या होता है? ये प्रिंसिपल कहता है कि जितना भी वर्क होता है, टोटल वर्क को एक सिंगल पर्सन को ना दे। अगर आप एक सिंगल पर्सन को टोटल वर्क दे देंगे तो सारा बर्डन एक पर्सन के ऊपर पड़ जाएगा। तो आप क्या कर सकते हैं, आप वर्क को डिवाइड करें और वर्क को हर अलग अलग बंदे को दे दें। उसकी जो क्वालिफिकेशन है या उसका एक्सपीरियंस है या उसकी कैपेबिलिटी है, उसके हिसाब से आप वर्क को बांट दें, जिससे क्या होगा, वो पर्सन पर्टिकुलर उसी वर्क को करता रहेगा और उसमें वो स्पेशलाइज हो जाएगा। तो डिवाइडिंग द होल वर्क इनटू स्मॉल सेगमेंट टू गेट स्पेशलाइजेशन। तो डिवीजन ऑफ वर्क क्या कहता है, आप होल वर्क को एक स्मॉल सेगमेंट्स में बांट दें, ताकि इससे क्या देखने को मिलेगा, स्पेशलाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करता हूँ एक फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की, तो फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में आप एक पर्सन को काम दे दें कि आप वुड काटें, एक पर्सन को आप काम दे दें कि जो वुड कटे हैं उनको ज्वाइन करें, एक को आप काम दे दें कि ये ज्वाइन करने के बाद इन्हें पॉलिश करना है, एक को आप काम दे दें कि फिनिशिंग टच देना है। तो इससे क्या होगा, हर बंदे को अपना अपना काम करना पड़ेगा और हर बंदा अपने अपने काम में क्या हो जाएगा, माहिर हो जाएगा, स्पेशलाइज हो जाएगा। तो ये फायदा होता है डिवीजन ऑफ वर्क का। आइए सेकंड प्रिंसिपल जो फ्योल ने दिया है वो क्या है, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए, कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन होता है उसमें जो हेड होता है उसके पास अथॉरिटी होती है डिसीजन लेने की, और जो उसके नीचे जो काम करते हैं एम्प्लॉयर जो होते हैं, वो जो भी डिसीजन लेता है, जो भी उन्हें जॉब मिला होता है, उन्हें कंप्लीट करना पड़ता है। तो अथॉरिटी का मतलब होता है पावर टू टेक डिसीजन, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है ऑब्लिगेशन टू कंप्लीट द जॉब ऑन टाइम। तो जो भी काम आपको मिला है उसको टाइम पर करना। तो फ्योल कहते हैं कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में ये अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों होने चाहिए, लेकिन दोनों एक बैलेंस में होने चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर अथॉरिटी ज़्यादा हो जाएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी कम हो जाएगा, तो इससे नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिलेगा। वैसे ही अगर इसका उल्टा होगा, अथॉरिटी कम रह जाएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा हो जाएगा, तो वर्कर्स के ऊपर बर्डन आ जाएगा, कंप्लीट जॉब सही से नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर बोला गया है देयर मस्ट बी द बैलेंस बिटवीन दीज टू, एक्सेस ऑफ एनीवन कैन कॉज द नेगेटिव इफेक्ट एंड नॉन कंप्लीशन ऑफ द जॉब। आइए देखते हैं थर्ड प्रिंसिपल जो फ्योल ने दिया है, वो है प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। देखिए, डिसिप्लिन क्या कहता है? डिसिप्लिन कहता है कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन होना चाहिए। डिसिप्लिन का मतलब है हर ऑर्गेनाइजेशन को सिस्टमैटिक तरीके से अगर काम करना है तो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना चाहिए, और वो रूल्स एंड रेगुलेशन सबके लिए होना चाहिए, चाहे वो सुपीरियर हो या फिर वो सबॉर्डिनेट हो, छोटे लेवल का हो या अपर लेवल का हो, तो सबको वो रूल्स को फॉलो करना चाहिए। और कोई भी अगर रूल्स को फॉलो नहीं करेगा तो उसको क्या करना चाहिए, उसके ऊपर पेनल्टी चार्ज करनी चाहिए। तो इट रेफर्स टू द जनरल रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर द सिस्टमैटिक वर्किंग इन ऑर्गेनाइजेशन। फ्योल बिलीव्स दैट डिसिप्लिन इज रिक्वायर्ड एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का कोई भी लेवल हो, चाहे वो टॉप हो, मिडल हो, लोअर लेवल हो, हर जगह डिसिप्लिन होना चाहिए। ठीक है, जैसे अगर आपने देखा ही होगा, अगर बड़े अच्छे से काम करेंगे तो छोटा भी उसको देख के वैसा ही सीखेगा। तो इसलिए यहाँ पर बोला गया है कि डिसिप्लिन जो होना चाहिए हर लेवल में होना चाहिए। टॉप वाला डिसिप्लिन मेंटेन करेगा तो लोअर लेवल उसके एम्प्लॉयज भी उसको देख के डिसिप्लिन को मेंटेन करेंगे। इसी के साथ साथ देयर शुड बी अ प्रॉपर कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए। इफ इट इज ब्रोकन, अगर ब्रोकन किया गया, किसी ने तोड़ दिया, जो डिसिप्लिन है वो तोड़ दिया, तो देयर मस्ट बी अ जुडिशियस एप्लीकेशन ऑफ पेनल्टी, तो उसके अगेंस्ट पेनल्टी चार्ज करनी चाहिए। आइए फोर्थ प्रिंसिपल देखते हैं, यूनिटी ऑफ कमांड। देखिए, इस प्रिंसिपल में फ्योल कहते हैं कि एम्प्लॉय को जो ऑर्डर मिलते हैं वो सिर्फ एक बॉस से ही मिलने चाहिए। ओके, एम्प्लॉय को ऑर्डर सिर्फ एक बॉस से मिलने चाहिए। क्यों? अगर एम्प्लॉय को ऑर्डर्स मल्टीपल बॉसेस से मिलने लग जाएंगे तो इससे क्या होगा, पॉसिबिलिटी होगी कंफ्यूजन की। जो एम्प्लॉयर होगा वो कंफ्यूज हो जाएगा कि किसके ऑर्डर हम फुलफिल करें, किसका काम पहले करें। तो एम्प्लॉयर विल नॉट एबल टू वर्क एज ही कांट एबल टू डिसाइड हुज टू ऑर्डर फर्स्ट। तो यहाँ पर यही कहा गया है कि एम्प्लॉयर शुड रिसीव ऑर्डर्स फ्रॉम वन बॉस ओनली। इफ देयर इज मल्टीपल बॉसेस देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ कंफ्यूजन की पॉसिबिलिटी इससे बढ़ जाती है। तो एम्प्लॉयर विल नॉट एबल टू वर्क एज कांट बी एबल टू डिसाइड हुज ऑर्डर टू फॉलो फर्स्ट। ठीक है, तो एम्प्लॉयर क्या होगा, काम नहीं कर पाएगा, उसे पता नहीं चले पाएगा कि इतने सारे बॉसेस हैं, किसका काम पहले करें, किसका नहीं करें, कंफ्यूजन हो जाएगी। तो इसके लिए यूनिटी ऑफ कमांड का प्रिंसिपल फॉलो होता है। आइए स्टूडेंट्स आगे देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी।
देखिए इक्विटी का मतलब होता है इट रेफर्स टू द काइंड फेयर एंड जस्ट ट्रीटमेंट टू एम्प्लॉयज। हर एक एम्प्लॉयज के साथ काइंड फेयर और सेम ट्रीटमेंट होना चाहिए। सब एम्प्लॉयज को सेम तरीके का ही समझना चाहिए। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता कि हम सेम तरह की ही सैलरी पियोन को भी और सुपरवाइजर को भी दे दें। ये नहीं होता इक्विटी। इक्विटी का मतलब है कि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स, दैट इज मेल फीमेल, रिलीजन, लैंग्वेज, कास्ट एंड नेशनलिटी। तो जब भी हम प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी को फॉलो करते हैं तो इससे क्या होता है, एम्प्लॉयज अपना मैक्सिमम एफर्ट देते हैं, ओके, और ऑर्गेनाइजेशन को उनके गोल को अचीव करने में हेल्प करते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी ये कहता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रिंसिपल देखते हैं, प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। इनिशिएटिव का प्रिंसिपल कहता है कि हमें हर एम्प्लॉयज को एक अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, कि उनको आगे बुलाना चाहिए और उनसे पूछना चाहिए कि आपका क्या सजेशन है, आपकी क्या राय है इस ऑर्गेनाइजेशन को आगे ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए। तो जब भी हम एम्प्लॉयज से सजेशन लेते हैं, उनके सुझाव सुनते हैं, ठीक है ना, तो इसी को इनिशिएटिव कहते हैं। तो एम्प्लॉयज शुड बी गिवन फेयर अपॉर्चुनिटी टू कम अप विद द न्यू सजेशंस, आइडियाज एंड टेक इनिशिएटिव। ओके, तो मैनेजर मस्ट वेलकम द सजेशन ऑफ एम्प्लॉयज। मैनेजर को वेलकम करना चाहिए एम्प्लॉयज के सजेशन को। ओके, तो इनिशिएटिव का मतलब यहाँ पर ये बिल्कुल भी नहीं होता डिसओबीडियंस। डिसओबीडियंस का मतलब होता है कि एक बार जो भी डिसीजन फाइनल कर दिया गया मैनेजमेंट के द्वारा, अब एम्प्लॉय को उसे मानना ही पड़ेगा, वो बिल्कुल नकार नहीं सकता। तो यहाँ पर इनिशिएटिव का मतलब डिसअबॉइडेंस नहीं है। इनिशिएटिव का मतलब क्या है? इनिशिएटिव का मतलब है कि हर एम्प्लॉयज को अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए कि वह भी अपने सजेशन, आइडियाज या फिर इनिशिएटिव दे ऑर्गेनाइजेशन के टूवर्ड्स। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रिंसिपल है वो आता है स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल। देखिए ये प्रिंसिपल कहता है कि जितने भी एम्प्लॉयज हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं उनका फ्रीक्वेंट ट्रांसफर और टर्मिनेशन नहीं होना चाहिए। ओके, अगर आप अपने एम्प्लॉयज को रेगुलर बेसिस पे निकालते रहोगे या उनका ट्रांसफर कर दोगे, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर दोगे, तो एम्प्लॉयज के मन में जॉब सिक्योरिटी नहीं आएगी। उनके मन में जो होगी जॉब के प्रति एक इनसिक्योरिटी फील होगी। इनसिक्योरिटी के कारण क्या होगा, वो अपना मैक्सिमम कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे और जो भी काम होगा वो एक तरीके से टालने की ही कोशिश करेंगे। ठीक है, तो एम्प्लॉयज को आपको क्या करना है, एक जॉब सिक्योरिटी देनी है। मतलब जो भी वो काम करें पूरे मन लगाकर काम करें, एक जॉब सिक्योरिटी की उनके अंदर फीलिंग आनी चाहिए। तो नो फ्रीक्वेंट ट्रांसफर एंड टर्मिनेशन, मैनेजमेंट मस्ट प्रोवाइड द फीलिंग ऑफ जॉब सिक्योरिटीज टू द एम्प्लॉयज। देखिए ऐसा करने से और भी क्या होता है, देखिए जब भी कोई नया एम्प्लॉयज हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जुड़ता है तो हमें उसकी ट्रेनिंग करानी पड़ती है, उसको उस पर ट्रेनिंग में रिसोर्सेज को वेस्ट करना पड़ता है। तो अगर हम फ्रीक्वेंट ट्रांसफर या टर्मिनेशन करेंगे तो हमारे ही रिसोर्सेज का वेस्टेज होगी। ओके, और जो एम्प्लॉयज होगा वो भी फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, डिससेटिस्फाई हो जाएगा। तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। इसके बाद जो 8th प्रिंसिपल है वो कहता है हमारा यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। देखिए यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब होता है वन यूनिट मीन्स वन प्लान। देखिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारे यूनिट्स होते हैं, हर यूनिट का अपना अपना गोल होता है। तो हर यूनिट का एक अपना प्लान होना चाहिए और एक गोल के टूवर्ड्स ही सबको मिलकर चलना चाहिए। तो एफर्ट ऑफ ऑल मेंबर्स मस्ट बी डायरेक्टेड टूवर्ड द वन डायरेक्शन। सारे मेंबर्स का जो एफर्ट होना चाहिए वो एक डायरेक्शन के ही टूवर्ड्स होना चाहिए। ईच डिपार्टमेंट मस्ट हैव वन हेड एंड वन प्लान ओनली। और हर डिपार्टमेंट का सिर्फ एक हेड होना चाहिए और एक ही प्लान होना चाहिए। अगर एक हेड नहीं होगा, बहुत सारे हेड्स हो जाएंगे, बहुत सारे लोग हो जाएंगे कमांड करने वाले, तो क्या होगा, एक कंफ्यूजन का लेवल क्रिएट हो जाएगा। इसलिए हर डिपार्टमेंट में एक हेड होना चाहिए और एक ही उनका प्लान होना चाहिए, ताकि जितने भी मेंबर्स हैं एक ही डायरेक्शन में चल पाए। ओके, देखिए स्टूडेंट्स, अब हम आगे देखते हैं अपने नेक्स्ट 6 प्रिंसिपल्स के बारे में, जिसमें प्रिंसिपल 9 हमारा कहता है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू द जनरल इंटरेस्ट। इस प्रिंसिपल में फ्योल कहते हैं कि इंडिविजुअल जो होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसको सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को ध्यान रखना चाहिए, फिर अपने इंटरेस्ट के बारे में सोचना चाहिए। ओके, तो प्रायोरिटी पहले उसे ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को देनी चाहिए, फिर अपने इंटरेस्ट को देखना चाहिए। तो इंटरेस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मस्ट सुपरसीड द इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल्स और एम्प्लॉइज। प्रायोरिटी शुड बी गिवन टू ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट, नॉट टू द पर्सनल इंटरेस्ट। फॉर एग्जाम्पल सपोज करते हैं कि इंडिविजुअल एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, उसका ऑब्जेक्टिव ये है कि वो ज्यादा से ज्यादा रेमुनरेशन कमाए, ठीक है, लेकिन अभी ऑर्गेनाइजेशन का ऐसी सिचुएशन नहीं है, वो फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रही है, वो खुद ही कॉस्ट कटिंग कर रही है, अपने एक्सपेंस को कम कर रही है। तो ऐसी सिचुएशन में इंडिविजुअल को समझना चाहिए, अपने इंटरेस्ट को सेक्रीफाइस करना चाहिए और ये देखना चाहिए कि जब फाइनेंशियल क्राइसिस खत्म हो जाएगी तब वो अपने इंटरेस्ट को फिर वहां पर ला सकता है और अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकता है। तो ये था हमारा सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू द जनरल इंटरेस्ट। आइए देखते हैं प्रिंसिपल 10 जो कि कहता है रेमुनरेशन ऑफ पर्सन। दरअसल ये प्रिंसिपल कहता है कि जितने भी एम्प्लॉयज होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उनको फेयरली और एडुकेटली सैलरी देनी चाहिए,
ताकि जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले, उनके साथ जस्ट और फेयर ट्रीटमेंट हो, ताकि वो अनसेटिस्फाइड ना हो। अनसेटिस्फाइड नहीं होंगे तो वो अपना मैक्सिमम कंट्रीब्यूट कर पाएंगे, क्योंकि आपने देखा ही होगा अगर कभी किसी वर्कर को कम सैलरी दी जाती है तो उसके कारण वो डिससेटिस्फाई हो जाते हैं, टर्नओवर रेशो उनका बढ़ जाता है, मतलब नौकरी से ज़्यादा खुश नहीं रहते, जल्दी जल्दी नौकरी को चेंज करते रहते हैं। तो यही यहाँ पर प्रिंसिपल आया है, रेम्यूनरेशन ऑफ प्रिंसिपल कहता है कि एम्प्लॉय मस्ट बी पेड फेयरली और एडुकेटली टू गिव देम द मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। अब यहाँ पर फेयर वेज कैसे डिटरमाइन करते हैं, 3 हमारे पॉइंट हैं, उसके अकॉर्डिंग हम फेयर वेज को डिटरमाइन कर सकते हैं। तो फर्स्ट है फाइनेंशियल कैपेसिटी ऑफ कंसर्न की कैपेसिटी है, उसके हिसाब से रेमुनरेशन होगा। मिनिमम वेजेस एक्ट ऑफ द गवर्नमेंट ने कितना मिनिमम वेज रख रखा है, और वेजेस एंड सैलरी पेड बाय द कॉम्पिटिटर, आपके कॉम्पिटिटर कितना वेजेस एंड सैलरी पे कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से यहाँ पर फेयर वेजेस को डिटरमाइन किया जाता है। आइए देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट 11 दैट इज सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। इस प्रिंसिपल में फ्योल कहते हैं कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन होती है वहां पर सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन दोनों होना चाहिए। आइए पहले सीखते हैं कि सेंट्रलाइजेशन क्या होता है। सेंट्रलाइजेशन रेफर्स टू द पावर इन फ्यू हैंड्स एट अ टॉप लेवल। देखिए जब भी पावर फ्यू हैंड्स के पास होती है, डिसीजन लेने की पावर फ्यू हैंड्स लोगों के पास होती है, जैसे टॉप लेवल के पास होती है, इसको सेंट्रलाइजेशन कहते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है इवनली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में हर लेवल में आपने पावर्स को क्या कर रखा है, डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। तो फ्योल कहते हैं कि हर ऑर्गेनाइजेशन में इन दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। कुछ पावर्स आप टॉप लेवल वालों को दो, कुछ पावर्स आप लोअर लेवल को वालों को दो डिसीजन लेने की। ये नहीं कि आपने सारी पावर नीचे वालों को दे दी, ऐसा भी नहीं है, ज्यादा पावर देने से भी नुकसान हो जाता है। तो कॉम्बिनेशन बना के रखना पड़ेगा आपको। तो देयर शुड बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। तो मेजर डिसीजन शैल बी सेंट्रलाइज, जो मेन डिसीजन होते हैं उसको सेंट्रलाइज कर दो उसको, और जो रूटीन वर्क होता है उनको क्या कर दो आप, डिसेंट्रलाइज कर दो। तो ये था हमारा पॉइंट 11। आइए देखते हैं पॉइंट 12, प्रिंसिपल क्या कह रहा है, प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। देखिए स्केलर चेन का प्रिंसिपल कहता है कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन में एक लाइन ऑफ अथॉरिटी फॉलो करनी चाहिए। एक लाइन ऑफ अथॉरिटी का मतलब है अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन पास करनी है तो वो हाईएस्ट रैंक से लोएस्ट रैंक तक पास होनी चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हैं, आपके साइड में एक डायग्राम दिख रहा है, तो सपोज ए से एक कोई इंफॉर्मेशन जानी है ई तक, तो क्या होगा, ए से बी के पास आएगी, बी से सी के पास आएगी, सी से डी के पास आएगी और डी से फिर ई के पास आएगी। सपोज करते हैं ई को कोई इंफॉर्मेशन ओ को देनी है, तो वो कैसे करेगा, वो भी एक लाइन ऑफ अथॉरिटी को फॉलो करेगा। पहले ई से डी के पास जाएगी, फिर डी से सी के पास जाएगी, फिर बी ए एल एम एन ओ पी, तो ओ तक ऐसे जाके लास्ट में पहुंचेगी। तो अब क्या होता है, इसी लाइन ऑफ अथॉरिटी को हम स्केलर चेन कहते हैं। तो स्केलर चेन क्या है, इट मीन्स द लाइन ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम हाईएस्ट और लोएस्ट रैंक। तो हाईएस्ट से नीचे आना, हाईएस्ट रैंक का ऊपर से नीचे आना, या नीचे से ऊपर जाने के जब भी एक लाइन ऑफ अथॉरिटी में एक चेन में हमारी इंफॉर्मेशन पहुंचती है तो उसे स्केलर चेन कहते हैं। तो यहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन पास हो रही है एक चेन के माध्यम से हो रही है। अब देखिए कभी भी ऐसी सिचुएशन अराइज हो सकती है इमरजेंसी की, जिसमें डायरेक्ट ई को कॉन्टेक्ट करना पड़ रहा है ओ से, तो वो क्या इतनी लंबी लाइन ऑफ चेन को फॉलो करेगा, नहीं। तो उस सिचुएशन में क्या होता है, इमरजेंसी के टाइम पे हम एक शॉर्टकट चेन को फॉलो कर सकते हैं। तो शॉर्टकट चेन वहां पर परमिट हो जाती है, तो उसी को हम गैंग प्लैंक कहते हैं। तो यहाँ पर ई डायरेक्ट किससे कांटेक्ट कर सकता है, ओ से कांटेक्ट कर सकता है। तो ये कब होता है, इन केस ऑफ इमरजेंसी। तो इन केस ऑफ इमरजेंसी शॉर्टकट इन चेन कैन बी परमिटेड, नोन एज गैंग प्लैंक। ओके, तो गैंग प्लैंक करके इसे कहा जाता है। आइए देखते हैं इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल नंबर 13, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। देखिए इस प्रिंसिपल में फ्योल कहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी मैन और मटेरियल होते हैं उनका एक ऑर्डरली अरेंजमेंट होना चाहिए। ऑर्डरली अरेंजमेंट का मतलब है कि हर चीजों को अपनी जगह पर एक फिक्स पोजीशन में होना चाहिए। अगर नहीं होंगे तो लोग यहाँ से वहां घूमते रहेंगे, चीजों की सर्च में घूमते रहेंगे। सपोज करते हैं आप स्कूल में पढ़ते हैं, आपके स्कूल में एक प्रिंसिपल का रूम अलग होता है, टीचर्स का कैबिन अलग होता है, लाइब्रेरी अलग होती है। अगर किसी चीज का भी फिक्स पोजीशन नहीं होगा तो बच्चे इधर से उधर ही घूमते रहेंगे, टीचर्स इधर से उधर घूमते रहेंगे, सर्च करते रहेंगे कि कौन सी टीचर कहाँ बैठती है, कौन सी कहाँ बैठती है। ओके, तो एक प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर होना चाहिए मैन एंड मटेरियल का, मतलब एक फिक्स प्लेस होना चाहिए हर चीज का। ओके, सो इससे क्या होगा, सो दैट नो टाइम एंड एनर्जी इज वेस्टेड इन सर्च ऑफ एनी मटेरियल और एनी पर्सन। तो ना ही टाइम वेस्ट होगा, ना ही एनर्जी वेस्ट होगी किसी मटेरियल या फिर किसी पर्सन को सर्च करने के लिए। आइए लास्ट प्रिंसिपल देखते हैं फ्योल के द्वारा जो दिया गया है, वो है प्रिंसिपल नंबर 14, दैट इज एस्पिरिट द कॉर्प्स।
देखिए ये प्रिंसिपल बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है और इसके रिगार्डिंग पेपर में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। ये प्रिंसिपल कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी बंदे हैं, जितने भी लोग हैं, एम्प्लॉयर एम्प्लॉइज हैं, सबको मिलकर काम करना चाहिए। इट मीन यूनियन इन स्ट्रेंथ। ये प्रिंसिपल क्या कह रहा है? यूनियन इज स्ट्रेंथ। यूनियन इन स्ट्रेंथ का मतलब क्या है? एकता में बल है, ताकत है। वर्क विद टीम स्पिरिट, यहाँ पर सबको एक टीम स्पिरिट की तरह काम करना चाहिए। जैसे आपने देखा होगा जब भी कोई क्रिकेट का मैच हो रहा होता है, तो जैसे इंडिया की टीम है, तो इंडिया की टीम में जो बैट्समैन है, बॉलर है, ऑलराउंडर है, सब मिलके खेलते हैं। अगर कोई अलग अलग खेलने लग जाएंगे तो फिर इंडिया नहीं जीत पाएगी। तो उसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में भी सबको मिलके काम करना पड़ेगा, एक टीम स्पिरिट के साथ काम करना पड़ेगा। तो मैनेजमेंट मस्ट डेवलप अ फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस अमॉन्ग एम्प्लॉयज। मैनेजमेंट को भी अपने एम्प्लॉयज के साथ एक फीलिंग बनानी चाहिए बिलोंगिंगनेस की। उनके राय देखनी चाहिए, उनके सजेशन लेने चाहिए, उनकी प्रॉब्लम्स को सुनना चाहिए। वैसे ही एम्प्लॉयज को भी अपने मैनेजमेंट की बात माननी चाहिए और ऑर्गेनाइजेशन को एक गोल की तरफ ले जाना चाहिए। तो मैनेजर शुड रिप्लेस आई विद वी। तो उसे आई नहीं कहना चाहिए, वहां पर एक वी की भावना वहां पर लानी चाहिए। मतलब हम एक साथ करेंगे, हमारी भावना ऐसे आनी चाहिए। ओके, तो ये हमारा प्रिंसिपल है एस्पिरिट द कॉर्प्स। आई होप आपको ये 14 प्रिंसिपल्स जो फ्यूल के द्वारा दिए गए हैं वो अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई जरूर दूंगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनके भी डाउट क्या हो जाए, क्लियर हो जाए और उनको भी कंसेप्ट समझ आ जाए। अगर आपको इन वीडियोस के पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप नीचे हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप उसे जाके ज्वाइन कर सकते हैं और वहां से पीडीएफ नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम साइंटिफिक मैनेजमेंट पढ़ेंगे जो कि FW टेलर द्वारा दिया गया है, तो उसको हम स्टडी करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।